कल हमने स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट के बारे में स्टार्ट किया था टॉपिक। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं कि यूकैरियोटा में स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया। सबसे पहले शार्प एंड रॉबर्ट्स ने इस तरह की टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया कि यूकैरियोटा में स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसका तात्पर्य ये था कि यूकैरियोटा में जो जीनोम है उसमें दो हिस्से होंगे, जिन्हें रेस्पेक्टिवली एक्सॉन और इंट्रॉन टर्म्स यूज़ किया गया जिनके लिए। इनमें से ये कहा गया कि जो एक्सॉन है वास्तव में वो कोडिंग एरियाज हैं और जो इंट्रॉन्स हैं वो नॉन कोडिंग एरियाज हैं। जब हम एक सिस्ट्रॉन या जीन को टेक्निकली डिफाइन करते हैं तो नई टर्मिनोलॉजीज में हम मानकर चलते हैं कि सिस्ट्रॉन का मतलब एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो सभी जीनोम्स पर एप्लीकेबल है। लेकिन यूकैरियोटा में जब हम सिस्ट्रॉन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ जीन तो शब्द है, बट टेक्निकली वहाँ जीन के दो हिस्से होंगे, एक जो कोडिंग एरियाज होंगे और दूसरे जो नॉन कोडिंग एरियाज होंगे। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर मार्क करें तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कुछ बातों की खोज हुई कि एक्सॉन हमेशा किनारों पर होंगे। इस शब्द का मतलब ही यही है कि यह हमेशा टर्मिनस पर होगा। किसी दिए गए जीन में एक्सॉन की संख्या इस चित्र से जैसा नज़र आ रहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि एक्सॉन दो ही होंगे, लेकिन किनारों पर एक्सॉन निश्चित रूप से पाए जाएंगे। इंट्रॉन पर ये शब्द टेक्निकली बिल्कुल फिट है कि जो इंट्रॉन्स हैं वो सदैव बीच में पाई जाएंगी। जैसे अगर इस चित्र में हम इसे डिवाइड करें तो इंट्रॉन टेक्निकली इसी जगह पर प्रेजेंट होंगी, यानी दो एक्सॉनों के मध्य पाया जाएगा। इसमें हम अलग से इस पर चर्चा करें कि जो इंट्रॉन्स हैं इन्हें इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी कहा जाता है। इंटरवेनिंग सीक्वेंस नामकरण इसीलिए किया गया क्योंकि वो दो एक्सॉन्स के बीच में आती हैं, इसीलिए उन्हें इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा किसी इंट्रॉन की एक और पहचान भी होगी, जैसे किसी इंट्रॉन का जो 5 सिरा है और जो 3 सिरा है वो सुनिश्चित होगा। जब एक डीएनए किसी आरएनए का निर्माण करता है तो जैसा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वो एचएनआरएनए का निर्माण करता है और बनने वाला एचएनआरएनए हमेशा 5 से 3 दिशा में होगा। ये एचएनआरएनए हमेशा 5 से 3 दिशा में होगा और उसकी लंबाई और टेम्पलेट की लंबाई बराबर होगी, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। यानी अगर थ्योरेटिकली हम ये मान लें कि ये एक्सॉन 1 था और ये एक्सॉन 2 था जो इस आरएनए में उस टेम्पलेट डीएनए से बनकर आया है, तो ये मध्यवर्ती जो सेगमेंट है, जो इंटरमीडिएट सेगमेंट है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, ये इंट्रॉन है। और इस बनी हुई इंट्रॉन में ये हिस्सा सदैव GU होगा और ये हिस्सा सदैव AG कहलाएगा। इस कॉन्सेप्ट को, इस सीक्वेंस ऑर्डर को सबसे पहले चैम्बर्स ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस कंसेप्ट को चैम्बर्स रूल कहा जाता है और इसे थ्योरेटिकली हम इंट्रॉन्स के लिए इस तरह से भी लिखते हैं। इसे GUAG रूल भी कहा जाता है फॉर द इंट्रॉन्स। एवोल्यूशन में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रोकैरियोटा में इंट्रॉन नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती
तो वहाँ पर प्रोकैरियोटा में हम ऑल एक्सोनिक डीएनए कहते हैं, या एक्सॉन शब्द का ही इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, दोनों तरह के तथ्य लागू हैं। पर यूकैरियोटा में एक्सॉन और इंट्रॉन होने के कारण जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसे हम सिस्ट्रॉन कह रहे हैं, वहाँ फंक्शनल सेगमेंट से मतलब सिर्फ उन हिस्सों से है जो एक्सॉन का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा हमने लास्ट टाइम देखा है कि इन दो एक्सॉन्स को जोड़कर बाद में एक मैच्योर आरएनए का निर्माण कर लिया जाएगा। हम इससे आगे बात करते हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन के बनने के कारण जो मैच्योर एमआरएनए होता है, उसके बनने में यूकैरियोटा में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे हमने कल एक ही शब्द प्रोसेसिंग से नाम दिया था कि जब डीएनए से आरएनए बना तो यूकैरियोटा में बनने वाले आरएनए को एचएनआरएनए कहा जाएगा, और उस एचएनआरएनए से एक मैच्योर आरएनए का जब निर्माण होता है तब उस क्षेत्र में हम प्रोसेसिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम उसी प्रोसेसिंग पर कुछ बात करते हैं, जिसका पहला पार्ट होगा स्प्लाइसिंग। एक बार डीएनए से एचएनआरएनए बनने के दौरान जो एचएनआरएनए बना उसमें इंट्रॉन्स हैं, लेकिन ये इंट्रॉन्स फर्दर, क्योंकि ये नॉन कोडिंग एरियाज हैं, तो ट्रांसलेशन में यानी प्रोटीन संश्लेषण में इनका कोई योगदान नहीं होगा। यानी ये कंसेप्ट क्लियर है कि डीएनए से इनका ट्रांसक्रिप्शन तो होता है, लेकिन इनसे ट्रांसलेशन नहीं होगा, वो क्षेत्र इंट्रॉन्स कहलाएंगे। तो स्प्लाइसिंग में रिमूवल होगा इंट्रॉन्स का, पहला चीज। दूसरी बात, कहाँ से होगा? क्या ये कार्य डीएनए में से होगा? नहीं, ये कार्य बने हुए एचएनआरएनए में से होगा। डीएनए ट्रांसक्राइब करके एचएनआरएनए बनाएगा, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स है फ्रॉम एचएनआरएनए। वास्तव में एचएनआरएनए जो शब्द है, इसमें एचएन का मतलब ही हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है। हेटेरोजीनस का मतलब ही हिंदी में विषमांगी है, यानी दो या एक से अधिक पदार्थों से बना हुआ। मतलब क्लियर है कि हेटेरोजीनस आरएनए में सिर्फ एक्सॉन नहीं है, साथ में इंट्रॉन्स भी हैं। और वास्तव में स्प्लाइसिंग का मतलब इस क्षेत्र में से इंट्रॉन का हटाया जाना है और बचे हुए दो एक्सॉन्स को जोड़ने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। स्प्लाइसिंग का पाया जाना एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एवोल्यूशन में, न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री में। दूसरी बात, स्प्लाइसिंग का ये जो कार्य होगा, स्प्लाइसिंग का ये कार्य एक विशेष प्रकार का आरएनए करेगा जिसे एसएनआरएनए कहा जाता है, यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये एक विशेष प्रकार का आरएनए है और इस आरएनए द्वारा ये स्प्लाइसिंग का कार्य अकेले नहीं किया जाता। ये एसएनआरएनए पहले कुछ विशेष प्रोटीनों के साथ जुड़ता है और इन विशेष प्रोटीनों के साथ जुड़ने से ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है। दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इन्हें स्नर्प्स के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में आरएनए और प्रोटीन का एक समूह है और स्प्लाइसिंग के समय इंट्रॉन को हटाने का कार्य ये विशेष प्रकार के प्रोटीन करेंगे। इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। हायर लेवल्स पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि इनके विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं स्नर्प्स के, और ये स्नर्प्स के प्रकार U1 से लेकर U6 तक हैं। यूकैरियोटा में U1, U2, U3, U4, 5 एंड 6 अलग अलग प्रकार के आरएनए, mRNA, rRNA, tRNA, इनमें जब स्प्लाइसिंग का कार्य किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के एसएनआरएनए मिलकर या कुछ विशेष कार्यों का संपादन यहाँ पर करेंगे इंट्रॉन्स के रिमूवल के लिए।
हम एक सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ स्प्लाइसिंग पर बात करते हैं कि एक सबसे सामान्य तरीका स्प्लाइसिंग का क्या हो पाएगा। उसके लिए हम एक डायग्राम से इस बात को समझें। हमने एक HNRNA लिया जो DNA टेम्पलेट से बनकर आया है और उसकी दिशा 5 से 3 सुनिश्चित है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं इस बने हुए HNRNA में दो एक्सॉन्स अवेलेबल है और बीच का हिस्सा इंट्रॉन कहलाएगा। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि इस HNRNA में दो एक्सॉन हैं जो किनारों पर है और बीच में सिर्फ एक इंट्रॉन हमने माना है ताकि बहुत ही सिंपल मेथड से स्प्लाइसिंग के तरीके को सीखा जा सके। यहाँ पर जैसा हमने चैम्बर्न रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा कि किसी इंट्रॉन के 5 सिरे पर GU होगा और 3 सिरे पर हमेशा AG पाया जाएगा। इस तरह का HNRNA जब किसी स्प्लाइसिंग में एंटर करता है तो यहाँ पर SNRNP अब इस कार्य के संपादन के लिए उपलब्ध होंगे। मान लीजिए मैं इस SNRNP को इस सिंबल से बता देता हूँ कि इस प्रकार का एक अणु SNRNP का है। तो जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता है ये हमने इंट्रॉन मार्क कर लिया, तो ये SNRNP के जो अणु हैं ये निश्चित स्थानों को पहचानने का काम करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी न्यूक्लिक अम्ल में विशेष क्षार क्रम होते हैं और ये प्रोटीन विशेष क्षार क्रमों को पहचानने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर जो टर्मिनस पे GU है और यहाँ पर जो AG है, दिखाई दे रहा है क्लियरली कि 5 सिरे पर भी G है और 3 सिरे पर भी यहाँ पर G उपलब्ध है। तो SNRNP के जो विशेष अणु होंगे ये इस G को 5 सिरे पर आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस G को यहाँ 5 सिरे पर आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब हम ये बात करें वास्तव में कि ये SNRNP का अणु इंट्रॉन के इन सिरों को पहचानने का तो कार्य कर ही रहा है, साथ साथ यही SNRNP का अणु इन हिस्सों को काटेगा भी। हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के ये एक जो सिंगल स्ट्रैंड है, इस सिंगल स्ट्रैंड में जोड़ने का काम, इसकी बैकबोन का काम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड करता है। तो वास्तव में SNRNA प्लस प्रोटीन ने मिलकर जो SNRNP अणु बनाया है, ये RNA होने के बावजूद एक कैटेलिटिक अणु, एक उत्प्रेरकीय अणु का कार्य करेगा। इस जटिल को, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या है? एक HNRNA और उस HNRNA पर जुड़े हुए SNRNP, इन दोनों को मिलाकर स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और इस डायग्राम को मैं क्लियरली बनाऊं। ये दो एक्सॉन है हमारे पास, एक इंट्रॉन है हमारे पास, ये GU, ये AG और यहाँ से जुड़ा हुआ SNRNP। इस डायग्राम में दो बातें एक साथ चल रही हैं, घटनाएं साइमल्टेनियस होंगी। हम अपनी सुविधा के लिए इन्हें अलग अलग स्टेप्स में पढ़ते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि दो एक्सॉन को पास लाया जा रहा है। जो एक्सॉन 1 है और एक्सॉन 2 है, इन दोनों को पास लाने की प्रक्रिया भी चल रही है और साथ साथ इस इंट्रॉन को एक लूप के समान बाहर निकालने का प्रक्रम भी चल रहा है। अब जब ये प्रक्रिया चलेगी तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, इस G से ठीक पहले और उस G से ठीक बाद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काट दिया जाएगा
जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड स्प्लाइसिंग एक्टिविटी के कारण SNRNP के द्वारा काटी जाएगी, तो काटने से हमारे सामने जो अंतिम उत्पाद आएगा वो क्लियर है। एक्सॉन 1 5 दिशा से शुरू हुआ और इस पॉइंट पर इसे काट दिया गया, तो एक पीस हमारे पास एक्सॉन 1 का तैयार है। इसके बाद दूसरा पीस जिसे एक्सॉन 2 कहा गया, वो यहाँ से शुरू हुआ। दिशा इसकी भी 5 सिरा है। इस जगह इस ओर से अगर हम आएंगे 5 सिरे से 3 सिरे की ओर, इसका भी एक टुकड़ा हमारे पास यहाँ तैयार है। और एक और उत्पाद हमारे पास बनकर जो तैयार हुआ वो हटाया गया इंट्रॉन है। ये वाला हिस्सा जो हटाया गया, इस हिस्से को हटाने के बाद भी यहाँ सुनिश्चित है कि ये सिरा 5 सिरा होगा और ये सिरा 3 सिरा होगा। ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इसमें ये वाला चीज स्प्लाइस्ड आउट इंट्रॉन है, जिसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को काटकर रिमूव कर दिया गया था, जो SNRNP ने ये काम किया। इसीलिए वास्तव में SNRNP के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक विशेष श्रेणी को बिलोंग करते हैं, जहाँ पर एक कैटालिटिक RNA कहलाता है। अल्टीमेटली फाइनली ये दोनों एक्सॉन के सिरे जोड़ दिए जाएंगे और इन दोनों को जोड़ने से ये एक्सॉनिक RNA का निर्माण हो गया। और ये जो टुकड़ा इंट्रॉन का बचा, इसे सामान्यतः नष्ट कर दिया जाता है। ये जो टुकड़ा बचा है, ये विभिन्न RNA की स्प्लाइसिंग के दौरान अलग अलग प्रकार के शेप्स ले सकता है। ये सितार के जैसा, गिटार के जैसा, फ्लूट के जैसा, जनरली हम लाइरेटेड एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये लाइरेटेड शेप में होगा। एक वीणा के समान की शेप ले लेता है और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये जो दो एक्सॉन यहाँ पर अटैच हुए हैं, इन दोनों को अटैच करने का काम यहाँ पर RNA लाइगेज नाम का एंजाइम करेगा। हम फिर से बात रिपीट कर दें। HNRNA में स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग का कार्य SNRNP द्वारा किया जाएगा। SNRNP और HNRNA को मिलाकर स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। इंट्रॉन को जब बाहर निकाला जाएगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों तरफ तोड़े जाएंगे, जिससे कि इंट्रॉन का निर्माण हुआ। बचे हुए दोनों एक्सॉन को RNA लाइगेज जोड़कर परिपक्व mRNA बनने के लिए भेज दिया जाएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही समझेंगे। कल इससे आगे हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे।